हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं एक सीरीज़ लेकर आ रही हूँ आपके लिए जिन लोगों को बच्चा नहीं हो रहा है, चाहे वो पहली बार बच्चा नहीं हो रहा है, चाहे वो दूसरी तीसरी बार नहीं हो रहा है। पहली बार यानी कि कोई एक बार भी अगर कंसीव नहीं करता है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी। और जो एक बार कंसीव करने के बाद या 2-3 बार कंसीव करने के बाद चौथी बार ट्राई कर रहे हैं, तीसरी बार ट्राई कर रहे हैं, अब बच्चा नहीं हो रहा है, यानी कि एक बार वो लेडी कंसीव कर चुकी है, चाहे उसको बच्चा पूरी फुल टर्म हुआ 9 मंथ्स का, या प्री टर्म हो गया हो, या एबॉर्शन हो गया हो, या उसने गोली खा के बच्चा गिरवा लिया हो, बेसिकली एक बार वो कंसीव कर चुकी है। ऐसे लोगों को हम बोलते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी को हम लास्ट में सुनेंगे कि इसके क्या कारण रहते हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट्स सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में ज़्यादा फायदेमंद होते हैं एज कंपेयर टू प्राइमरी इनफर्टिलिटी। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इंटरकोर्स प्रॉब्लम्स की, क्योंकि बेसिकली इंटरकोर्स के साथ ही आपकी फर्टिलिटी शुरू होगी, यानी कि आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस शुरू होंगे। तो एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपको मेल एंड फीमेल दोनों की इंटरकोर्स प्रॉब्लम्स के बारे में मैं बताने वाली हूँ। ओके, तो पिछली बार हमने डिस्कस किया था टाइमिंग ऑफ इंटरकोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग प्रेग्नेंट। व्हाई? बिकॉज आपकी यानी कि लेडी के अंदर जो एग रप्चर होता है वो 24 आवर्स तक जिंदा रहता है। उसको फर्टिलाइज करने के लिए स्पर्म्स का उस समय होना जरूरी है। स्पर्म्स लेडी की बॉडी में जाने के बाद, फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट में जाने के बाद 4 दिन तक जिंदा रहते हैं। तो या तो सेक्सुअल इंटरकोर्स 2-3 दिन पहले हुआ हो ओवुलेशन के, या फिर 1 दिन बाद हुआ हो। इन 4-5 डेज की जो विंडो होती है इसमें इंटरकोर्स होना जरूरी है, तभी फर्टिलिटी होती है। राइट? तो ये तो हो गया टाइमिंग के बाद। सेकंड, अगर लेडी को इंटरकोर्स के समय पेन हो रहा है, वो 3-4 तरीका होता है। एक होता है वैजिनिस्मस यानी कि साइकोलॉजिकल पेन। एक लेडी को टच से पेन होता है, उसको लगता है कि मेरे को पेन होगा। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। जनरली वो साइकोजेनिक होता है। जनरली या तो बचपन में उनके साथ कोई घटना ऐसी घटी हो, कोई इंसेस्ट हुआ हो, कोई रेप का अटेम्प्ट हुआ हो, जिस वजह से उनको वैजिनिस्मस हो जाता है, या फिर एक इन जनरल साइकोजेनिक फियर होता है। वहाँ पर अगर गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप जाएंगे, वहाँ टच करने से भी उनको पेन होता है, तो उनको लगता है कि मेरे को इंटरकोर्स के समय पेन होगा। तो दैट इज टिपिकल साइकोजेनिक वैजिनिस्मस, जिसका कि ट्रीटमेंट बेसिकली साइकियाट्रिस्ट करते हैं और थोड़ा बहुत काउंसलिंग से गायनेकोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट कर सकते हैं। सेकेंड तरह का वैजिनिस्मस ना बोलेंगे, उसका सेकेंड तरह का विजाइनल पेन जो बोल सकते हैं, जो कि लेडीज में होता है, वो होता है बिकॉज ऑफ सम प्रॉपर कॉज, जैसे अंदर कोई कट्स लगे हों, कोई एब्रेशन हुआ हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय कई बार एब्रेशंस हो जाते हैं, या फिर इन्फेक्शन हुआ हो, या फिर कोई प्रीवियस सर्जरी हुई है जिसकी वजह से अंदर फाइब्रोसिस हो गई है, एक्स्ट्रा टिश्यू बन गया है, जिसकी वजह से साथ में रहने में इंटरकोर्स के समय उनको एक्चुअल में पेन हो रहा है। या फिर इन्फेक्शन यानी कि PID, यूट्रस में इन्फेक्शन है, ट्यूब्स में इन्फेक्शन है, ओवरी में इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से वो पेन नीचे रेफर हो रहा है। तो जब इंटरकोर्स होता है उस समय उनको डीप पेनिट्रेशन में पेन होता है। सो दैट इज नोन एज इंटरकोर्स पेन। तो 2-3 तरह के कारण होते हैं जिस वजह से लेडी इंटरकोर्स प्रॉपर्ली नहीं कर पाती है। तीसरा कॉज होता है पेन का एनाटॉमिकल प्रॉब्लम, यानी कि विजाइनल जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हुआ है। कई बार मैंने आपको बताया एक सिंड्रोम होता है MKHR, यानी कि मुलेरियन रॉकिटेंस्की कुस्टर हॉर्से सिंड्रोम, MRKH, नॉट MKHR, MRKH सिंड्रोम होता है, जो कि बहुत रेयर होता है, लेकिन जिन लोगों को होता है उनको समझ में नहीं आता कि क्यों हुआ। कई बार कुदरत बच्चेदानी और विजाइना बनाना भूल जाती है। लेडी बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल दिखती है, बट अंदर यूट्रस नहीं है, या फिर है तो यूट्रस बहुत छोटा सा है, विजाइना या तो पूरा ही नहीं है, या फिर विजाइना एकदम छोटा सा डिम्पल जैसा है। ऐसे केसेस में ऑब्वियसली इंटरकोर्स प्रॉपर नहीं हो पाएगा। या फिर कभी कभी अंदर कोई रुकावट होती है बचपन से, विजाइनल सेप्टम्स होते हैं, जो कि ऑब्वियसली लेडी को पता नहीं चलता जब तक उसकी शादी नहीं होगी, इंटरकोर्स शुरू नहीं होगा, उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि मेंस्ट्रुअल कंप्लेन कुछ होती नहीं है, पीरियड्स आराम से आ रहे हैं, विजाइना बना हुआ है, बट अंदर रुकावट है, सेप्टम है, जिसको कि डॉक्टर को काटना पड़ता है। तो ये सारे 2-3 रीजंस होते हैं एनाटॉमिकल, या तो MRKH सिंड्रोम है, या फिर ओनली विजाइनल एट्रीजिया है, सिर्फ विजाइना नहीं है बाकी सब कुछ है, या फिर विजाइनल सेप्टम्स हैं, अंदर कोई रुकावट है, इस वजह से लेडी को इंटरकोर्स में प्रॉब्लम्स आती है। तो ये कुछ जो मैंने लास्ट पॉइंट बताया एनाटॉमिक, इसके लिए आपको सही में डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी और आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। जो मैंने सेकेंड कॉज बताया, PID, इन्फेक्शन, एब्रेशंस, कट्स, ये सारे जनरली बिकॉज ऑफ सम सर्जरी या कोई इन्फेक्शन उसका हुआ है तो हुआ है, और ये नॉर्मली ठीक हो ही जाते हैं। जो पहला कारण था वो सारा साइकोजेनिक था, वैजिनिस्मस, जिसके लिए साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है। फिर आते हैं मेल कॉजेज में। मेल कॉजेज में मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉज है फॉर एनी सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रॉब्लम्स। तो जनरली मेल्स जो है या तो यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, या फिर उनकी लेडीज आके गायनेकोलॉजिस्ट को बताती हैं कि मेल को ये प्रॉब्लम है। तो जो भी मेल्स मुझे सुन रहे हैं, आपका ये जो प्रॉब्लम है इसको यूरोलॉजिस्ट या फिर सेक्सोलॉजिस्ट क्योर करते हैं। इसके लिए दवाइयाँ होती हैं, इसके लिए इंजेक्शंस होते हैं, और इसके लिए बाकी सारे टेस्ट होते हैं देखने के लिए एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। कई बार सिंपली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, डिसइंटरेस्ट होता है, पार्टनर से नहीं बन रही है, या फिर इंटरेस्ट नहीं है पार्टनर में। कुछ साइकोलॉजिकल कॉजेज भी होते हैं अपार्ट फ्रॉम सर्टेन डिजीजेस। अब डिजीजेस में क्या हो सकता है?
प्रॉब्लम्स जैसे कि क्रोमोसोमल कोई प्रॉब्लम है, आपके अंदर जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको पता नहीं है, आप बड़े हो गए, आपकी शादी हो गई, आपको पता नहीं चला कि आपके अंदर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जिस वजह से आपको प्रॉपरली इरेक्शन नहीं होता है, या फिर पेन हो रहा है, या फिर सर्जरी की वजह से कोई सर्जरी हुई है आपकी, इन्फेक्शन हुआ है। ये पेन, इन्फेक्शन, सर्जरी, ये सारी चीज़ें लेडीज़ में भी लागू होती हैं और मेन में भी लागू होती है। तो बिकॉज ऑफ दिस इंटरकोर्स में प्रॉब्लम आती है, इरेक्शन प्रॉपर नहीं होता है, या फिर कई बार लूज पेनिस की वजह से भी इरेक्शन नहीं होता है। किसी किसी केस में एडिक्शंस जैसे टोबैको च्यूइंग हो गया, टू मच सिगरेट हो गया, बीड़ी स्मोकिंग हो गया, या फिर अफीम ये सब लेने से, या फिर टू मच अल्कोहल से भी प्रॉपर इरेक्शन नहीं होता है। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का बेसिक जो रीज़न है वो बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं, और मैं इस पर आपको पहले भी 1-2 वीडियो बता चुकी हूँ, दवाइयाँ भी बता चुकी हूँ, बट दवाई लेने से पहले यूरोलॉजिस्ट या सेक्सोलॉजिस्ट से जरूर मिले। फिर आते हैं सेकेंड कॉज जो कि मेल्स में कॉमन है, वो है प्री मेच्योर इजैकुलेशन, यानी कि प्री मेच्योर इजैकुलेशन, यानी कि विजाइना के अंदर इजैकुलेशन हो ही नहीं रहा है, पहले ही बाहरी इजैकुलेशन हो गया। अब बाहर इजैकुलेशन हो जाएगा तो ऑब्वियसली स्पर्म्स अंदर कैसे जाएंगे? उसके भी रीजंस जनरली साइकोजेनिक होते हैं, कभी कभी पेन की वजह से हो सकता है, किसी किसी केस में फोबिया होता है, some kind of phobia, again this is all psychogenic. So प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का भी कारण नॉर्मली साइकोजेनिक या क्रोमोसोमल भी हो सकता है, और आपको जाके यूरोलॉजिस्ट से ही मिलना पड़ेगा या फिर सेक्सोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा। नेक्स्ट कॉज जो मेल्स में आता है डीलेड इजैकुलेशन। अब ऑब्वियसली प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है कि इजैकुलेशन बाहर ही हो गया, अंदर हुआ ही नहीं। एक होता है डीलेड इजैकुलेशन, डीलेड यानी कि टाइम पे जब इजैकुलेशन होना चाहिए तब नहीं हो रहा है। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? या तो वही इंटरेस्ट नहीं है, सेक्सुअल एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं है, फोर्सफुली कर रहे हैं। कई बार डॉक्टर्स की प्रेशर की वजह से, पीयर प्रेशर की वजह से भी कपल्स बहुत स्ट्रेस आउट हो जाते हैं कि हमको टाइम दिया गया है, इस टाइम पे हमको साथ रहना है जिससे बच्चा ठहर जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं इजैकुलेशन में और इरेक्शन में प्रॉब्लम करता है। साइकोजेनिक कॉजेज ये हो गए, या फिर कभी कभी कोई पेन है या फिर इन्फेक्शन है जिस वजह से प्रॉपर सीमेन नहीं निकल पा रहे। कई बार हम पेशेंट्स को हॉस्पिटल में डब्बी देते हैं कि भाई आपको सीमेन टेस्ट कराना है, तो उनको नहीं कई बार इजैकुलेशन होता है बिकॉज ऑफ मेनी रीजन, साइकोजेनिक, उनको फील नहीं आ रहा है, या फिर टेंशन है, स्ट्रेस ज़्यादा है। ये सारी रीजंस डिलेड इजैकुलेशन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के कॉजेज होते हैं, या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कॉजेज होते हैं। नेक्स्ट एक और कॉज आता है जो कि इंटरकोर्स के समय प्रॉब्लम करता है। इंटरकोर्स तो हो गया, लेकिन आपको ये पता नहीं चला कि स्पर्म्स ने लेडी की बॉडी में जाके क्या किया। स्पर्म्स अंदर जाके खत्म हो गए। कैसे खत्म हो गए? कोई एंटीबॉडीज हैं, कोई जहरीले पदार्थ हैं जो स्पर्म्स को खत्म कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं एंटी स्पर्म एंटीबॉडी। एंटी स्पर्म एंटीबॉडी के टेस्ट हमारे ज़माने में, यानी कि जब हम पढ़ रहे थे आज से 25 साल पहले, काफ़ी टेस्ट होते थे। लेडी का ब्लड टेस्ट होता था, या फिर लेडी के विजाइनल डिस्चार्ज, सर्वाइकल डिस्चार्ज से हम चेक करते थे उसके अंदर स्पर्म जिंदा है कि मर गए। यानी कि कपल इंटरकोर्स करेगा और 4 घंटे 5 घंटे के अंदर उनको हॉस्पिटल में आना है और बिना वॉश करे आना है, और लेडी के हम विजाइनल डिस्चार्ज से उसको माइक्रोस्कोप के अंदर डाल के देखते थे कि भाई स्पर्म्स चल रहे हैं कि मर गए, क्योंकि उस समय तक 3-4 घंटे तक स्पर्म्स को जिंदा रहना जरूरी है। कुछ ऊपर चढ़ जाते हैं, कुछ नीचे रह जाते हैं। इससे हमको पता चलता था कि भाई अंदर कोई ऐसे जहरीले पदार्थ हैं लेडी के अंदर जो स्पर्म्स को मार रहे हैं। तो उसके लिए हम उनको स्टेरॉइड्स देते थे। एंटी स्पर्म एंटीबॉडी अगर पॉजिटिव है तो फिर हम उनको स्टेरॉइड्स देके इस इम्यूनिटी को कम करते थे। मेल्स के अंदर भी कई बार सीमेन के अंदर स्पर्म्स को मारने वाले पदार्थ होते हैं, और ये जनरली किसी ना किसी ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से होते हैं, जिसमें बॉडी में खुद में जहर फैलना शुरू होता है, अपनी ही बॉडी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीजेज आपने पढ़ी होंगी, जिसमें कि हाथ उंगलियां सब जाने लग जाती है, नाखून कट जाते हैं, या फिर ऑटो इम्यून डिजीज खुद के मसल्स के अगेंस्ट मायोसाइटिस हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। इसी तरह से जब सीमेन के अंदर स्पर्म्स हैं, उसी के साथ कोई जहरीला पदार्थ उनको मार रहा है, तो उसको बोलेंगे एंटी स्पर्म एंटीबॉडी इन द मेल बॉडी इटसेल्फ। तो या तो मेल के ब्लड में डिटेक्ट होता है या फिर मेल के सीमेन में। आजकल ये सारे टेस्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि इसका ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं है, और कहीं भी कोई एविडेंस नहीं है कि ऐसा होने की वजह से इनफर्टिलिटी होती है, क्योंकि अभी बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। तो एंटी स्पर्म एंटीबॉडी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, बट फिर भी कुछ पुराने डॉक्टर्स हैं जो अभी भी ये टेस्ट करवाते हैं। तो मेरा बताने का मकसद यही है कि अगर आपके डॉक्टर ने ये टेस्ट लिखा है, एंटी स्पर्म एंटीबॉडी पोस्ट कॉइटल टेस्ट, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद आपको बुलाया है कि 4 घंटे के अंदर अंदर आना, हम टेस्ट करेंगे, तो उसको बोलते हैं एंटी स्पर्म एंटीबॉडी टेस्ट। छठा जो कारण हो सकता है वो है एचपीवी इन्फेक्शन। आपने मेरा वीडियो काफ़ी लाइक करा है एचपीवी इन्फेक्शन पे, मैं 2-3 बार बना चुकी हूँ। लेटली मैंने पूनम पांडे की डेथ के ऊपर बनाया था कि जो उन्होंने अपना स्टंट फैलाया था, पूनम पांडे की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ एचपीवी सर्वाइकल कैंसर। तो एचपीवी जो इन्फेक्शन है वो बेसिकली मेल्स एंड फीमेल्स दोनों को होता है। अभी हाल ही में पिछले महीने में मैंने 3 केस देख लिए जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों को एचपीवी है, और अभी शायद वीडियोस देख देख के लोग सोशल मीडिया सुन के बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए, इसलिए वो बताते हैं कि हमको वॉट्स हो गए हैं,
हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों को हो गए, तो HPV इन्फेक्शन एक तो कैंसर भी कराता है, मेल में भी फीमेल में भी, वॉट्स भी कराता है, और क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है तो अंदर जाके इनफर्टिलिटी करा सकता है, सीमेन को भी प्रॉब्लम कर सकता है मेल्स में, और लेडीज़ के अंदर भी अंदर जाके इन्फेक्शन करा सकता है, कैंसर करा सकता है। तो ये सारे टेस्टिंग आपको करानी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम है, HPV टेस्टिंग तो रूटीनली लेडीज़ को हर 5 साल पे करानी चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ट्यूबल प्रॉब्लम्स, यानी कि इंटरकोर्स होने के बाद आगे जो स्पर्म को ऊपर जाना है और ट्यूब्स तक जाना है, तो ट्यूब्स में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ओवुलेशन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एग जब रिलीज नहीं होता है तो क्या दिक्कत होती है, ये सारी आपको प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए। तो मेरे से कंसल्ट करने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, साइलेंट नंबर है, आप व्हाट्सएप करके अपने अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट पे जाके कंसल्ट डॉक्टर सोनल पे क्लिक करके पेमेंट करके आप मेरे से वीडियो कॉल या वॉइस कॉल बुक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।